तो इसमें व्यंजन का वर्गीकरण, इसका स्ट्रक्चर बना था, आप लोग देखे हैं स्ट्रक्चर में कि कैसा है, और उसी में आगे आप देखेंगे कि डिटेल में क्या है। जैसे वर्गीकरण में आप लोग देखे थे कि उसमें स्पर्श व्यंजन पहला था, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह में आपका विसर्ग, अनुस्वार था। तो अब एक एक करके देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है वही देखेंगे। हालांकि जो हमें नहीं आता है वो सारा महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वर्णमाला में। तो यहाँ से देखेंगे पहले। तो स्पर्श व्यंजन होता क्या है, बताया भी गया था आपको। स्पर्श व्यंजन जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है और उसे छूती है, कह सकते हैं, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन करते हैं। मतलब मुख के विभिन्न भागों को छूती है, छूना का मतलब स्पर्श करना, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ पूरा, तो इस वाले पूरे लाइन को, ये वाला पूरा लाइन जो है इसे कहते हैं क वर्ग, इस वाले पूरे लाइन को कहते हैं च वर्ग, इस वाले पूरे लाइन को कहते हैं ट वर्ग, इस वाले पूरे लाइन को कहते हैं त वर्ग, इस वाले पूरे लाइन को कहते हैं प वर्ग। आपसे अगर कहा जाए कि क वर्ग, तो आप सीधे इसे याद रखेंगे, च वर्ग इसे याद रखेंगे, ट वर्ग ये याद रखेंगे, त वर्ग ये याद रखेंगे, प वर्ग ये याद रखेंगे। ये हो गया। आपसे इसमें संख्या पूछ सकता है कि इस स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। जब 5 वर्ग कुल हैं तो 25 ही होंगे, क्योंकि इसमें एक में 5 हैं तो 25 वर्ग होंगे। आगे इसमें और देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, कुछ लिख रहे हैं इसमें KTM। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, मतलब बाइक का नाम लिख रहे हैं या फिर क्या लिख रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए, एक याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, एक याद करने का तरीका है। और क्या याद रखेंगे इससे हम लोग, क्या याद रखेंगे, ये जो आपको वर्ग दिख रहा है, इस वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, उसी का एक तरह से ये ट्रिक कह सकते हैं, जो वर्ग दिख रहा है आपको। क्योंकि अगर ऐसे नहीं याद करते हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये जो क वर्ग है कंठ से बोला जाता है, तो ये के का मतलब है कंठ। आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि कंठ वर्ग है, तो यहाँ से के का मतलब है कंठ। अब यहाँ से चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं तालु, तो तालु यहाँ से नहीं याद करना है आपको, टी, इसे तालु कहेंगे। यहाँ से चाहे तो आप ऐसे सीधे याद कर लें कि जो ट, ठ, ड, ढ, ड़ है ये मूर्धा है, तो यहाँ से याद कर लीजिए एम से मूर्धा। ये त, थ, द, ध, न। आप चाहे तो सीधे कहिए कि त जो है दंत है, थ जो है दंत है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ से याद करेंगे द से मतलब दंत, दंत से। प, फ, ब, भ, म। आप चाहे तो इसे कह सकते हैं होस्ट, ओठ, लेकिन यहाँ से नहीं कहेंगे, आपको यहाँ से। आपको दिख रहा है ना ये सारा, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये। आप यहाँ से न कह के बल्कि यहाँ से कहिए, ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ। आप लोग समझ गए होंगे, हालांकि इसमें लिख भी देते हैं। ये कंठ, कंठ से उच्चारण होगा। तालु जिसे तारु कहते हैं, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण होगा। दंत, दांत से उच्चारण होगा। ओष्ठ जो होठ से उच्चारण करेंगे। उच्चारण का मतलब ये, जब बोलेंगे तो यही शब्द जो है हमारे एक्टिव होंगे या सक्रिय होंगे। जब क बोलेंगे तो केवल ये आपका चलेगा, क, ख, ग, घ। च बोलेंगे तो आपकी जिह्वा जो है तारु को स्पर्श करेगी, च, छ, ज। म बोलेंगे तो आपकी जिह्वा जो है ऐठ जाएगी, ट, ठ, ऐसे ऐठ जाएगी। त बोलेंगे तो आपको दांत
जो जिह्वा आपकी दांत को स्पर्श करेगी। प बोलेंगे तो दोनों होठ एक साथ सटेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे स्पर्श व्यंजन होता क्या है, स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ड होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और ये वाली आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो अंत वाले हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, या इसी को कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जैसे 1 2 3 4 5, इसलिए पंचमाक्षर कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण नाक के माध्यम से भी होता है। इनका उच्चारण नाक के माध्यम से भी होता है। तो स्पर्श व्यंजन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सारा बता दिया गया है स्पर्श व्यंजन में। इसे और भी कह सकते हैं, इसे अलग से दूसरे नाम से जानते हैं, तो आगे देख लेंगे उसे हम लोग। इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा संयुक्त व्यंजन। दूसरा देखेंगे इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपको बताया गया। संयुक्त व्यंजन में जो दो विषम वर्ण एक साथ मिलके एक नया वर्ण बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दो विषम वर्णों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार और समझिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है। एक वर्ण और एक वर्ण जब दोनों एक में मिलेंगे तो एक नया वर्ण बनेगा, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको बताया गया है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपको 4 होती है। 4, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है 4? देखिए, एक ये है और ये। इनका जो निर्माण है दो अलग अलग वर्णों से हुआ है। दो अलग अलग वर्ण कौन से? क और स। क और मूर्धन्य स से हुआ है तो ये बना है कच्छ। क और ये क और स से हुआ तो छ बना है। त और र से हुआ तो त्र बना है। ज और य से बना तो ज्ञ बना है। स और स्र बना है। ठीक है, इसी को कहते हैं दो वर्ण आपस में मिले हैं। दिख रहा है ना आपको? देखिए, दो वर्ण आपस में मिले हैं। दो वर्ण आपस में मिले हैं तो कौन सा बना है? ये वाला बना है। ये बना है। दो वर्ण आपस में मिले हैं तो एक नया वर्ण बना है। छत्री जिसे कहते हैं, छत्री में प्रयोग होता है ये। ठीक है, ये किस में होता है? छात्र में प्रयोग होता है। ये किस में होता है? ज्ञान में प्रयोग होता है। ये किस में होता है? श्रम में प्रयोग होता है। और एक एक इसमें एक एक क्या 3-3 उदाहरण भी लिखे गए हैं जो आप देखिए। इसे होता है अक्षय, इससे अक्षय बनता है। ये देखिए लिखा है। ये छत्री में प्रयोग होता है, रक्षक में प्रयोग होता है। मतलब बहुत सारे शब्द जो हैं जहाँ इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 अक्षर हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि एक अक्षर है लेकिन 2 अक्षर है। आपको बताया गया है, खोल के पूरा देखिए। इसमें ये है और यहाँ पे देखिए, ये देखिए। उसके बाद ये है त्र। त्र में मित्र जैसे हम लोग लिखते हैं, मित्र में है, छात्र में है, त्रिशूल में और भी शब्द हैं लेकिन ये उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ज्ञानी वाला देखिए, ज्ञान। इससे ज्ञान बनता है, यज्ञ बनता है, अज्ञात बनता है। ठीक है, अज्ञात जिसे नहीं जानते उसे अज्ञात कहते हैं। श्रम, इसका क्या होता है? श्रम, श्रम, आश्रम, श्रवण। मतलब इससे और भी शब्द बनते हैं लेकिन ये जो है आपके उदाहरण के लिए आपको समझ में आ जाए कि ये क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं और कैसे कैसे बनेंगे ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन दोबारा सुनिए।
दो विषम वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये देखिए, दो वर्ण मिले हैं आपस में तो ये बना है, दो वर्ण ये मिले तो ये बना है, दो वर्ण ये मिले तो ये बना, दो वर्ण ये मिले तो ये बना। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन संयुक्त व्यंजन आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका मतलब, द्विगुण का मतलब ये है कि इसका उच्चारण जिह्वा बड़े झटके में करती है। इसका उच्चारण जिह्वा बड़े झटके में करती है, और इसका भी मतलब वही है, उत्क्षिप्त का मतलब। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन एक ही होता है। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा ये है कि इसे बोलने के लिए जिह्वा जो है हमारी बड़ी झटके में उच्चारण करती है। देखिए लिखा है यहाँ पे, इसका उच्चारण जिह्वा बड़े झटके में करती है, इनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। ये याद रखेंगे, इनसे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। अगर आपको कहीं मिलता है, कोई भी मिलता है, तो आप मान के चलिएगा वो गलत, क्योंकि इनका जो है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका जो प्रयोग किया जाता है शब्द में, वो बीच में किया जाता है या फिर अंत में किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे में देखिए, यही दो होते हैं, इनकी भी संख्या पूछ सकता है कितनी होती है। तो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2, एक ये है और एक ये है। तो द्विगुण व्यंजन में जैसे देखिए, लड़का लिखा है, लड़का बीच में है, ये देखिए लगा है ना, ये वाला लड़का। सड़क में ये बीच में है, लड़की में ये बीच में है। मेढक, देखिए ये मेढक है, ये पढ़ना है और ये गढ़ है। तो द्विगुण व्यंजन यही होता है। द्विगुण व्यंजन में आपकी जिह्वा जो है बड़ी झटके में इसका उच्चारण करती है। ठीक है, ड और ढ के अलावा ड ढ नहीं होते हैं, ये कुछ अलग होते हैं। ये हो गया द्विगुण व्यंजन। इसके बाद एक और देख लीजिए आप, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, आप लोग कहेंगे ये तो अयोगवाह नहीं है, आप कहेंगे ये तो स्वर है, लेकिन स्वर नहीं होता है ये। जो लोग भी इस पे जुड़ेंगे वो लोग जानेंगे यही कि ये स्वर नहीं होता है। हाँ, जब तक जुड़े नहीं थे ये जानते होंगे ये स्वर होता है, लेकिन ये स्वर नहीं होता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर है और न तो व्यंजन। जो वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन, उसे कहते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती है। अयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती है। एक का नाम है अनुस्वार और एक का नाम है विसर्ग। एक का नाम है अनुस्वार, एक का नाम है विसर्ग। तो इनमें भी उदाहरण है, इनमें भी उदाहरण होते हैं। कैसे होंगे आप देख लीजिए। अनुस्वार जैसे हम लिखते हैं गंगा, ठीक है, गंगा लिखे। और क्या लिख सकते हैं इस टाइप से? इस टाइप से आप जो भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए विशांक लिखते हैं, विशांक है ना, ये तो जो ऊपर लगता है इसे कहते हैं अनुस्वार। जो ऊपर लगता है उसे कहते हैं अनुस्वार। अब विसर्ग कैसे करेंगे? विसर्ग को जैसे प्रातः, ये इसे कहेंगे विसर्ग, प्रातः हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया? इसके अलावा और जैसे लिखते हैं दुख, दुख, दुख हो गया, ठीक है, दुख। और मनः, मनः कामना, मनः कामना। आप लोग कहेंगे ये मनः कामना नहीं होता है, मनोकामना होता है, लेकिन सही में तो यही होता है। शुद्ध वर्तनी में यही होता है। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए विसर्ग का प्रयोग ये है, ठीक है, विसर्ग का प्रयोग ये है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। अनुस्वार ये है, अनुस्वार, अनुस्वार ये है।
तो आपसे पूछेगा अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। जो अयोगवाह वर्ण होते हैं इनका इनको जो है ना ही स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है। इनके 2 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वार का प्रयोग जैसे गंगा, विषांक इत्यादि में किया जाता है। और विसर्ग का प्रयोग जैसे प्रातः, दुख, मन, कामना इत्यादि शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। द्विगुणी व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन आप देखे हैं, इनका जो होगा प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा, प्रारंभ में या आरंभ में नहीं होगा, ये बीच में होगा या अंत में होगा। और ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि 2 वर्ण मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन होगा। और एक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मुख्य विभिन्न भागों को जब जिह्वा स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपका इसमें 2 और बचा है, एक है अंतस्थ व्यंजन और एक है ऊष्म व्यंजन। तो इनको भी ऐसे देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है केवल बोल रहे हैं ऐसे ही सुन लीजिए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के मध्य से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के मध्य से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें होते हैं य, र, ल और व, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जब इसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो करते समय हमारे मुख से जो है गर्मी पैदा होती है या घर्षण पैदा होता है इसका उच्चारण करते समय। इसकी भी संख्या 4 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप कहेंगे कि तीनों स आते हैं। तीनों स से मतलब क्या? एक तालव्य स है, एक मूर्धन्य स है, दंत स है, इसके अलावा एक ह है। ये 4 इसमें आते हैं, 4 इसमें आते हैं। यहाँ हो गए। इसमें 2 आते हैं, इसमें 4 आते हैं, इसमें 25 आते हैं, इसमें 2 आते हैं। स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये आपका कह सकते हैं कंप्लीट है। क्योंकि इतना पर्याप्त है यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए, इतना पर्याप्त है। आप लोग कहेंगे तो इससे भी डिटेल में बता दिया जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना बहुत है। आप एक किताब में सारा जो है आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, कोई अच्छी राइटर का होगा तभी ये सारे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह और द्विगुण व्यंजन हम लोगों ने देखा। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे में जैसे में वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान से मतलब वही है जैसे हम लोग वर्ग देख रहे थे, कहाँ से किसका उच्चारण होता है। तो इसमें जो है सारा देखेंगे। उसके पहले जो देखे थे वर्ग था, वर्ग में हम बता दिए हैं कि कौन से वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं। लेकिन इसमें उसके अलावा वर्ग से अलावा भी और भी होते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क वर्ग तो आप देखे थे। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो क वर्ग में ये पूरे आते हैं, एक वर्ग। इसके अलावा और क्या आता है क वर्ग में? तो अ आता है, अ, आ और ह। इन सभी जो एक लाइन में पूरा वर्ड है इनको कहते हैं कंठ। क वर्ग और इसके अतिरिक्त इसके अलावा अ, आ, ह कंठ होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखते हैं फिर इसमें च वर्ग। च वर्ग में तो च वर्ग पूरा होगा। इसके अलावा ई, य और व, इनको क्या कहते हैं? इस पूरी लाइन को तालु कहते हैं। ये तालु से इसका उच्चारण होता है। फिर दूसरा ट वर्ग में, ट वर्ग में तो ये देख चुके हैं हम लोग, ट वर्ग से होता है उसका उच्चारण। इसके अलावा री, र और स, इनका भी उच्चारण मूर्धा से ही होता है। मतलब ये पूरी लाइन जो है मूर्धा से उच्चारण होने वाली लाइन है। फिर त वर्ग, त वर्ग में त से लेके न तक इसका उच्चारण हम लोग देखे हैं। उसके बाद ल और ये स,
ये पूरी लाइन जो है आप दंत से इसका उच्चारण करते हैं, दंत से। प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, ब, म। इसके अलावा उ और ये उ, ये ओष्ठ है, ओठ से इसका उच्चारण करते हैं। ये सारा लिखा गया है। कंठ, कंठ, कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। मतलब ये पूरी लाइन जो है कंठ से, ये पूरी लाइन जो है तालु से, ये वाली पूरी लाइन जो है मूर्धा से, ये वाली पूरी लाइन दंत से, और ये पूरी लाइन जो है ओष्ठ से इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा और कुछ वर्ड बच जाते हैं, जैसे में व का उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ भी कहते हैं इसे। व का उच्चारण स्थान जो है दंत ओष्ठ है। और हम लोगों ने ये देख चुके हैं ये वाला, ठीक ना, जो इसे कहते हैं नासिका, नासिका से उच्चारण। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए ऐसे पूछे, जैसे कैसे पूछेगा, ऐसे एक ही वर्ड दे, पूछे इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन में दो चीज़ें दे सकता है, या तो कंठ दे सकता है, कंठ, ठीक है, या फिर इसमें नासिका, नासिका। तो ऑप्शन में केवल एक ही होगा, जैसा ऑप्शन होगा उसी हिसाब से लगाएंगे। नासिका नहीं है तो ये कंठ में लेंगे, अगर कंठ ऑप्शन में नहीं है तो फिर नासिका में लेंगे। तो ऐसे सभी में होता है ये, ठीक है, सभी में। ये भी नासिक है, ये भी नासिका है, ये भी नासिका, ये भी नासिका, ये भी नासिका। इसके अलावा ये सभी जो है वर्ग के ये अंतिम वर्ण होते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस पर, कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से आंसर लगाएंगे। तो इसे नासिका वर्ण कहते हैं। ए और ऐ को कहते हैं कंठ, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। ए ऐ, कंठ और तालु। ओ और औ इसे कहते हैं कंठ, कंठ ओष्ठ। कंठ भी होता है इसका प्रयोग इसमें, और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। ओ और औ में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। ए और ऐ में कंठ और तालु का प्रयोग होता है। अंग, य, र, न, म नासिका का भी प्रयोग होता है, इसे पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा व है जिसे दंत ओष्ठ कहते हैं। ये तो उच्चारण स्थान है, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे जाते हैं। ये वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। इसके अलावा नोट में हम कुछ लिखे हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। नोट में हमने ये कुछ लिखा है शॉर्ट में। तो नोट में जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर का मतलब ये है ये आधे स्वर हैं आधे व्यंजन है, ये मतलब अर्धस्वर के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। अर्धस्वर में य और व है, अर्धस्वर में य और व, इसकी संख्या कितनी है तो 2 है। अर्धस्वर की संख्या कितनी है तो 2 है। लुंठित वर्ण, लुंठित क्या होता है? लुंठित जिसमें प्रकंपन पैदा हो, कंपन पैदा हो, वो र है, इसकी संख्या 1 है। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण क्या है? ये जब ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ के दोनों तरफ से हवा निकल जाता है, उसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण आपको सीधे ऐसे रट लेना है, ल है। लुंठित वर्ण र है। पंचमाक्षर वर्ण अनुनासिक वर्ण, देखिए यहाँ पे लिखा है फिर लिखा गया इस पे, तो इन्हीं को कहते हैं पंचमाक्षर वर्ण, अनुनासिक वर्ण, नासिक वर्ण। उसके बाद उच्चक्षिप्त व्यंजन हम लोग देखे हैं और द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2। इनका क्या होता है परिभाषा? इनका परिभाषा यही होता है कि इस जो होता है ये जो दोनों लिखे हैं वर्ण, इनका उच्चारण बहुत झटके में जो हुआ करती है और किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगता, ये बीच में लगता है और अंत में लगता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जो स्वर और व्यंजन के मध्य से बोले जाते हैं, जिसका उच्चारण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जब उच्चारण करते समय जब हमारे जो सांस है या वायु बहुत गर्म निकलती है या फिर घर्षण पैदा करती है, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है।
संयुक्त व्यंजन का मतलब यह है कि दो वर्ड जब एक में मिलेंगे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आपको ये बता दिया गया है डिटेल में कैसे होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग की संख्या 2 होती है। अनुस्वार और विसर्ग की संख्या 2 होती है और दोनों को मिला के कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह। ये नोट में है। इसके अलावा और क्या बच जा रहा है इसमें? स्पर्श व्यंजन आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं इसी में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ जैसे लिख दें हम स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी देखे हैं, जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 25 होती है। कौन से होते हैं? क से म तक, क से म तक, क से म तक ये होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और इसमें क्या बचा? और कुछ इसमें बच रहा होगा तो आप लोग बताएंगे। एक और इसमें लिख सकते हैं चाहे तो इसे, ये वाला जो वर्ग है, केवल ये वाला, केवल ये वाला वर्ग, केवल ये वाला वर्ग, इसे कह सकते हैं आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इस वाले केवल वर्ग को कह सकते हैं, च वाले वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी थोड़ा गलत लिखा गया है। स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, यहाँ भी लिख देते हैं हम। च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। लगभग व्यंजन में सारा हो गया आपका, और स्वर में भी सारा हो गया है। स्वर में आपको बताया गया था, एक दो छूटे हैं, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये जो है आपका पूरा इसमें लगभग व्यंजन में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी में अब दूसरा जो देखेंगे हम लोग उसे देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, अघोष और सघोष, ठीक है। इसके बाद यही हम लोग देखेंगे। व्यंजन हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद जो है आगे क्या देखना था हम लोगों को? तारत्व या घोषत्व के आधार पर जो भेद होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें 2 भेद होते हैं। तारत्व घोषत्व के आधार पे, तारत्व घोषत्व के आधार पे 2 भेद होते हैं, जिनका नाम है अघोष और सघोष। सघोष को एक घोष भी कहते हैं। ये तारत्व और घोषत्व क्या है? मतलब ये जब इन वर्डों का जब उच्चारण होगा तो उसमें प्रकंपन होगा या नहीं होगा? प्रकंपन, ठीक ना, प्रकंपन। प्रकंपन को आप झंझनाहट भी कह सकते हैं। किसमें प्रकंपन होगा, किसमें प्रकंपन नहीं होगा, उसे देखना है। तो अघोष और सघोष, तारत्व घोषत्व के आधार पे 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को ही घोष कहते हैं। तो अघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन, तारत्व या प्रकंपन मतलब कह सकते हैं गूंज न पैदा हो, न पैदा, उसे अघोष वर्ण कहते हैं, न पैदा हो। जैसे यहाँ पे पहला दूसरा से क्या मतलब है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग वही है क, च, ट, त, प, उसे वर्ग कहते हैं। तो पहला दूसरा अर्थात इसमें लिखा भी गया है क और ख में। देखिए क और ख में कोई गूंज पैदा नहीं हो रही है, क ख में। लेकिन इसके अलावा जो और है ग, घ, अंग, इसमें थोड़ा सा आवाज़ आपका भारी हो जा रहा है, यही गूंज है। तो अघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन न पैदा हो उसे अघोष कहते हैं। आप याद रखिएगा उन वर्णों को।
उसमें कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा से मतलब ये है क ख, ठीक है, क ख च छ ट ठ ये। उसके बाद इसमें और कौन से वर्ड जुड़ते हैं? तो प्रत्येक ऊष्म व्यंजन जुड़ते हैं। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, आपको पता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, लेकिन इसमें 3 ही जुड़ते हैं। किसमें? आपके अघोष में। ह को छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें कुल कितने हुए? आपसे ये भी पूछ सकता है कि अघोष वर्ग कुल कितने होते हैं? तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी कि 10 हो गए, यानी कि 10, और ये 3 मतलब कुल जो है 13 वर्ड जो होंगे आपके अघोष होंगे। अघोष आपको पता चल गया, जिसमें गूंज न पैदा हो। उसके बाद हम लोग सघोष देखेंगे। सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। मतलब जिसमें गूंज पैदा हो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। असघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग सभी लोग जानते होंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि वर्ग, तो सभी लोग जानते होंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां से मतलब क्या? तीसरा चौथा पाँचवां, तीसरे नंबर पे ये आता है, चौथे नंबर पे ये आता है, पाँचवें नंबर पे ये आता है। इसका मतलब ये है, और यहाँ भी इसका मतलब यही है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां अर्थात ग घ अंग ये आएंगे, जिसमें गूंज पैदा होगा। इसके अलावा प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते हैं य र ल व 4 होते हैं, ये आ जाएंगे कुल के कुल। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन में ह छूटा था, ऊष्म व्यंजन का ह इस वाले में जुड़ जाएगा। इसमें सघोष में एक ये जुड़ जाएगा। तो कितने हो गए ये 3 गुणे 5 15 आपको दिख रहा है यहाँ पे। 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। इसके अलावा आपको लिखा है कुछ विद्वानों के अनुसार समस्त स्वर घोष होते हैं। समस्त स्वर यानी कि 11। तो कुल कितने हो गए? तो कुल 31 जो हैं सघोष होते हैं। कुल 31 सघोष होते हैं। आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। कुल 31 सघोष होते हैं और कुल जो है 13 अघोष होते हैं। तो ये पहला दूसरा क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा। आप लोगों को हो सकता ना समझ में आए, लेकिन हम इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, उसमें ज़रा बताइएगा। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग ये दिख रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को। जो वर्ग है ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा उसी को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। प्रत्येक वर्ग आप लोग जानते हैं भली बात, इसमें 5 वर्ग होते हैं कुल। तो ये क और ख आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क ख पहला दूसरा, तो ये रहा पहला दूसरा। तो ऐसा नहीं केवल क ख का लेंगे, जितने भी वर्ग होते हैं सभी का लेंगे, जितने भी वर्ग होते हैं पहला दूसरा सभी का लेंगे, तो वो होगा आपका अघोष। और ये ग घ अंग ये आपका सघोष होगा, ये अघोष और ये आपका
सघोष। ठीक है, एक होगा आपका अघोष और एक होगा आपका सघोष। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि वर्ग क्या है और ये वाला वर्ग क्या है। तो वर्ग यहाँ से हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए क ख ग घ अंग, तो ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तो पहला दूसरा वर्ग जो है आपका अघोष कहलाएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जो है आपका सघोष कहलाएगा। इसके अलावा और क्या जुड़ जाते हैं अघोष में, ये हो जाएंगे पहला दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग। इसके अलावा प्रत्येक उसमें व्यंजन ह को छोड़ के, मतलब कुल 13 जो होंगे आपके अघोष होंगे, कुल जो 31 होंगे आपके सघोष होंगे, कुल 31 आपके सघोष होंगे। तो अघोष और सघोष में क्या होता है, इसमें गूंज पैदा होती है, गूंज एक में पैदा नहीं होती है। किसमें, अघोष में गूंज नहीं पैदा होती है, न पैदा हो, गूंज नहीं पैदा होता है, ऐसे वाले में गूंज पैदा होता है। यही अघोष और सघोष है। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, इसमें पूछ लेता है कि बताइए क जो है अघोष है या सघोष है। तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है आपका अघोष है, प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जो है सघोष है। और जो भी अन्य होते हैं ये सारा आपको याद करना होगा। किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए, 1 2 के माध्यम से याद कर लीजिए, क ख के माध्यम से याद कर लीजिए, जैसे भी आपको हो याद कर लीजिए। तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें है, तो आप यही कहेंगे कि इसमें जो है अघोष है, अघोष, ये है अघोष वर्ड। ठीक है, ये अघोष वर्ड है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो हम लोग जो है अभी देखे हैं हम लोग अघोष और सघोष। अब इसमें आगे का जो है जो बचा है उसे देखते हैं, जो अल्पप्राण और महाप्राण है। वायु संयोग के आधार पे या प्राणत्व के आधार पे, वायु संवेग के आधार पे या प्राणत्व के आधार पर भेद आपसे पूछेगा सीधे, तो कितना बताएंगे, 2 भेद, अल्पप्राण महाप्राण। अब अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, इसे देख लेते हैं। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण कहते हैं। बस इतना अभी सुनिए, अभी हम बताते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। आप 1 2 3 4 5 जरा जो हम परिभाषा बता रहे हैं उसे इस पे ज़रा फॉलो करिएगा। वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए। क जो है आपका क इसका उच्चारण करिए और ख का उच्चारण करिए, दोनों में फ़र्क मिलेंगे। क में जो है आप, ठीक है, धीरे से वायु लेंगे क, लेकिन ख में तेज लेंगे ख। ठीक है, ख इसमें आपके आवाज़ में भारीपन रहेगा, इसमें हल्कापन रहेगा। मतलब यही है, वायु धीरे से अगर ली जाए तो वो आपका अल्पप्राण है। अल्पप्राण आपको लिखा है यहाँ पे 1 से लेके 1 3 5 अर्थात क ग अंग, प्रत्येक जैसे ये है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये इसे कहते हैं अल्पप्राण, और ये जो है आपका ये दोनों इसे कहते हैं महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन सा है, ये क है, क ग अंग, जिसमें वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, धीरे से ली, क ग अंग ये धीरे से है, ख और घ ये तेज है। तो अल्पप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में इसमें वो तो होते ही हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा,
पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा से मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा। देखिए पहला तीसरे पाँचवें पे पड़ेगा, क पहले पे, ग तीसरे पे, अंग पाँचवें पे, यही है पहला तीसरा पाँचवा। ये तो होगा प्रत्येक वर्ग का। और इसके अलावा प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, यही है य र ल व। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 और 5 15 है और ये 4, ठीक है। 19 जो होंगे आपके 19, ये 19 आपके जो है अल्पप्राण हैं। और कुछ विद्वानों के अनुसार समस्त स्वर अल्पप्राण होते हैं। अगर इसे भी इसमें जोड़ देते हैं तो कुल कितने होंगे, 30 ना, तो कुल 30 हो जाएंगे जो अल्पप्राण हैं। अल्पप्राण का मतलब यही जिसका उच्चारण धीरे से आप करें। महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए, तेजी से। और यहाँ पे क्या है, धीरे से, तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के जो भी वर्ण होंगे उसमें आप जब उच्चारण करेंगे तो आपकी आवाज़ में भारीपन रहेगा। जैसे ख का उच्चारण करिए और घ का उच्चारण करिए, इसकी अपेक्षा इसमें भारीपन रहेगा। क्लियर है। इसके अलावा महाप्राण में और क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। दूसरा चौथा से मतलब क्या है, ये दूसरा और ये चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। यानी कि कुल 5 वर्ग होते हैं, 10 हो गए ये, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि 4 होते हैं, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 14, ये 14 होते हैं कुल, और ये 30 होते हैं, ठीक है। ये 14 और 30 होते हैं। कहीं कहीं जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उसे भी लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन को भी इसमें जोड़ देते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि इसी की परिभाषा में ना महाप्राण ना ही अल्पप्राण, दोनों मतलब स्वर नहीं होते हैं, ऐसा भी मिलेगा आपको। तो ये जो भी है इसमें आपको, ठीक है, ये अच्छे किताब का है कंटेंट, ठीक है, बढ़िया किताबों से इकट्ठा करके सारा जो है हमने नोट बनाया, नोट से बाकायदे जो है पढ़ा है, उसके बाद इसमें आपको हम दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बार दोबारा शॉर्ट में सुन लीजिए। अल्पप्राण क्या होते हैं, जिसमें वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, जैसे क, ग, अंग, ये धीरे से है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला तीसरा पाँचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा। इसके अलावा प्रत्येक ऊष्म अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये 4 होते हैं, और ये 15 19। महाप्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अर्थात ख और घ, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं, तीनों स अह, ठीक है, तीनों स और ह, मतलब इनकी भी संख्या 4 होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। और आप कह भी सकते हैं कि जो भी मतलब वर्ण है, वर्णमाला है, लगभग पूरा जो है आपका समाप्त हो गया है इसमें, क्योंकि महाप्राण, ये अल्पप्राण, अघोष, सघोष, ये सारे यही सब अंत होते हैं, कह सकते हैं आप, ठीक है। एक बार दोबारा इसमें आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा इसमें थोड़ा सा आपको और इसमें बता देते हैं। यही अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, यही जो भी है। ये क वर्ग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार वर्ग पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, आप ध्यान देंगे। क वर्ग है ये, क, ख, ग, घ, अंग, ये है आपका। ये पूरी लाइन को वर्ग कहते हैं। हम पहली बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। इसी पूरी लाइन को वर्ग कहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है ना ये। तो ऐसे ही करके क, इसे भी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क,
च, ट, त, प। ये वर्ग हैं सभी, ये वर्ग हैं, इनके कहते हैं वर्ग। इसमें 5 अक्षर होते हैं, कुल 5 वर्ड होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो सारा हम नहीं लिखेंगे, यहीं देख लीजिए आप, ठीक है ना, यहीं देख लीजिए सारा। तो वर्ग, अभी फिलहाल इसी को देख लीजिए, अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या होते हैं, जिसमें वाय धीरे से ली जाए। धीरे से आप देखिए, आप ही इसका उच्चारण करिए, कौन कौन सा है धीरे से। क, ठीक है, ख, ख भारी वाला है, ठीक है, भारी वाला है ख। ग हल्का है, घ भारी है, मतलब 3 इसमें हैं जो आसानी से आप उच्चारण कर लेंगे। ये अल्पप्राण है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये है पहला, ये है तीसरा और ये है पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, इसके अलावा प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, जो भी इतने आएंगे ये सारे आपके अल्पप्राण कहे जाएंगे। उसके बाद महाप्राण कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये होंगे महाप्राण, क्योंकि इसमें वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाती है, इसमें भारीपन होता है। ये हो गया प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, और प्रत्येक उसमें व्यंजन, ये 4 जो होते हैं ये। और ऐसे ही सेम चीज़ें जो हैं आपका अघोष और सघोष है, ठीक है। उम्मीद है कि इसी के हिसाब से आप उसे भी समझ जाएंगे, अघोष और सघोष को, ठीक है। तो यहीं पे जो है ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है।